है, ये पहले भी दो पिछली लैब सेशंस में आपने देखा है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई किया है। मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो तो मैंने वैसे ही रहने दिया है। ये वाली जो ब्रांच है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये वाली ब्रांच, ये है फ्यूज प्रोटेक्शन ब्रांच। ठीक है, पहले मैं एक दफ़ा बता दूं, फिर मैं आपको बुक से इसका रेफरेंस दूंगा कि मैंने एग्जांपल्स को ही सिमुलेट किया है। रेफरेंस फ्रॉम बुक देने का यही फायदा है, क्योंकि जब आप बुक से इसको पढ़ेंगे तो आपके पास लैब के तौर पर ई टैब का भी वीडियो मौजूद होगा, तो आपको इसकी तरफ और अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये वाली जो ब्रांच है, दिस इज फ्यूज प्रोटेक्शन ब्रांच के जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूजेस। और ये वाली जो ब्रांच है, जो दूसरी वाली ब्रांच है, इसमें मैंने उन्होंने बुक में एक एग्जांपल ये शो की हुई है कि इफ ट्रांसफार्मर बस, ये वाली जो बस है, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सम रिले, जैसे ये OCR रिले लगी हुई है, तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो कैसे करनी है, डाउनस्ट्रीम रिले, ये वाली जो डाउनस्ट्रीम रिले है, इससे इसकी कोऑर्डिनेशन जो है ना वो कैसे होनी चाहिए। तो ये वाली जो ब्रांच है वो इस तरह की, ठीक है, कि इफ दिस बस, ये जो बस 16 आपको नजर आ रही है, दिस इज द ट्रांसफार्मर बस, इफ इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस रिले, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो डाउनस्ट्रीम रिले से कैसे होगी। ये भी एग्जांपल है, एग्जांपल 8.2 है। फिर इसी तरह से ये जो फ्यूज वाली है, एग्जांपल 8.1 है। फिर इसी तरह से जो लास्ट ब्रांच है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की ब्रांच है, और इसमें जो ये रिले है या जो NC नंबर है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का नंबर है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का, वो 87। ठीक है, तो ये 87 नंबर आपको नजर आ रहा होगा रिले का। ये आप यहाँ जो साइड पैनल है, यहाँ पे इसने ये दिया हुआ है 87। ठीक है, डिफरेंशियल रिले 87, ये आप डायरेक्टली यहाँ से उठा के लगा सकते हैं, या आप ये जो OCR ओवर करंट रिले है, इसकी भी सेटिंग्स आप डिफरेंशियल वाली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ से OCR को उठा के तो उसकी सेटिंग्स जो है वो ऐसी की कि खुद ब खुद नंबर 87 अपीयर हो गया। वो मैं आपको बता दूंगा कि वो सेटिंग्स कैसी है। तो ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बड़ा क्लियरली होता है कि ये दिस इज द ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू हैव 2 सिटीज एंड अ रिले। ठीक है, दोनों सिटीज उसके दोनों साइड्स पर हैं, और अंदर 2 ब्रेकर्स मौजूद हैं कि कोई भी फॉल्ट अगर इस जोन में आता है, जो कि पर्टिकुलरली ट्रांसफार्मर का जोन है, तो हमारी ट्रिपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने फिर मजीद आगे थोड़ा सा इस ब्रांच को इसीलिए मैंने ये आगे एक्सटेंड किया है, क्योंकि आई वाज ट्राइंग हार्डली, बल्कि हार्डली मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे काफ़ी वक्त लग गया कि मैं इसको जो है वो सिमुलेट कर सकूं। लेकिन चूंकि ये सॉफ्टवेयर है तो इसमें कुछ लिमिटेशन है, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो ये पहले ब्रांच मैंने थोड़ी सी छोटी रखी थी, फिर इसको मैंने एक्सटेंड करके आगे एक पूरी बस बनाई, उसके आगे मजीद जिस तरह ये वाला, ये जो मैंने अभी आपको ये सामने नेटवर्क नजर आ रहा है, इसको मैंने इधर किसी हद तक रेप्लिकेट किया है, ताकि ऊपर मुझे कुछ रिजल्ट जो है वो फिजिबल रिजल्ट जो है वो मुझे कुछ मिल जाए। बहरहाल वो भी मैं आपको फिर बता दूँगा। तो ये बात है कि हम इसको देखते हैं कि ये वाली जो सबसे पहले फ्यूज प्रोटेक्शन है, ये कैसे मैंने की। तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन है ना, वो यानी कि फ्यूज के जरिए भी होती है, इस तरह से भी होती है, और ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है इस तरह से भी होती है। डिपेंड्स ऑन द साइज कि जी आपका साइज क्या। और फिर एक और बात भी है कि अब जो रिलेज आ गई है ना, उनके अंदर ही थर्मल, यानी ये वाली जो मैंने 87 प्रोटेक्शन ये जो लगाई है ओवरकंट रिले, ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स की ऐसी उन्होंने रिले दी है कि उसमें फ्यूजिंग ऑपरेशन भी है, और ओवर करंट रिले जो टाइम डिले ऑपरेशन होता है वो भी है, डिफरेंशियल ऑपरेशन है वो भी है, यानी एक ही रिले में कई सारे ऑपरेशन। तो यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले आप यूँ कह सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम फ्यूज टू द राइट, इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो प्रोसीडिंग हुई है प्रोटेक्शन की। यानी पहले हो सकता है कि फ्यूजेस के साथ ही किया जाता हो, फिर ये रिलेज जिस तरह से रोबस्ट आ गई हैं वो भी उन्होंने अप्लाई की हैं, फिर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आ गई। तो इस तरीके से है कि अब जो रिलेज है उसमें फ्यूजिंग ऑपरेशन भी है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो पोल के ऊपर रखा होता है,
उसको देखें तो उसकी प्राइमरी साइड स्टिल अभी तक हम फ्यूज से ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है, फ्यूज से ही प्रोटेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी साइड पे हमने रिले लगाई होती है, फ्यूज नहीं होता, रिले लगाई होती है। लेकिन बहरहाल मैं एक्चुअली ये वाली जो एग्जांपल है, मैं ये स्क्रीन शॉट देता हूँ। ये वाली जो प्रोटेक्शन है आपकी, एग्जांपल 8.1, इसको मैंने जो है ना वो पहले ब्रांच में सिमुलेट किया। आप देख सकते हो दोनों साइड्स पर इसके फ्यूजेस हैं। और फिर अगर हमने इस ग्राफ को देखना ना, तो वो ग्राफ आपको बिल्कुल इसी तरह से नजर आएगा कि ये फ्यूज ए है, ये यानी प्राइमरी साइड जो है वहाँ फ्यूज ए लगा हुआ है, सेकेंडरी साइड पे फ्यूज बी लगा हुआ है। और जो फ्यूज बी है वो फास्टेस्ट ऑपरेशन दे रहा है। ये दोनों लाइनें, ये दोनों कर्व्स फ्यूज बी की हैं। ये तीनों लाइनें फ्यूज ए की हैं। तीनों लाइनें बी की भी हैं, यानी बी की भी तीन ही लाइनें, लेकिन इसकी शो दो की हैं। मतलब सिंप्लिसिटी के लिए, मगर हैं इसकी भी तीन। और वो हमने पढ़ा था कि जो मिनिमम मेल्ट टाइम है उसकी दो कर्व्स होती हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो एक डॉटेड लाइन और एक जो दरमियान वाली लाइन है, द टू आर ऑफ मिनिमम मेल्ट कर्व्स, ये मैंने सारा पहले लेक्चर में बताया हुआ है। और जो आखिरी वाली लाइन है वो टोटल फॉल्ट यानी आर्किंग वाली कर्व है वो। तो फ्यूज बी जो है वो पहले ऑपरेट करेगा फॉर अ फॉल्ट ऑन द सेकेंडरी साइड, और फिर फ्यूज ए जो है उसके साथ उसकी देखें जबरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन है, यानी अच्छा खासा टाइम का और करंट का गैप। तो ये कोऑर्डिनेशन हमने मेंटेन करनी है, क्योंकि फ्यूजिंग ऑपरेशन एक इंस्टेंटेनियस टाइप ऑपरेशन होता है। चाहे उसमें टाइम होता है आपके पास फ्रॉम मिनिमम मेल्ट टू मैक्सिमम मेल्ट टू आर्किंग, लेकिन फिर भी हम जो है वो हमें कोऑर्डिनेशन एक वाजिया रखनी होती है, जो कि इसने यहाँ पर शो की है। और जो हमारे पास आखिरी कर्व है वो ट्रांसफार्मर की कर्व है, और वो मैं उस वक्त लेक्चर में कह भी रहा था कि मैं आपको ट्रांसफार्मर कर्व जो है तो वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर है। तो ये हम ना ई टैब से जो है ना इसको देखते हैं। अच्छा, तो ये इसकी जो सेटिंग्स हैं वो इस तरह से हैं कि आपने सबसे पहले यहाँ ट्रांसफार्मर की जो है ना वो सेटिंग करनी है, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर जो है वो मैं आपको दिखा दूँ। मेरा जो वोल्टेज लेवल पीछे से आ रहा है वो 11 kV है, आगे मैंने 3.3 kV रखा है। अब आपने जो ये वाला जो करंट है फुल लोड कैपेसिटी या फुल लोड करंट जो है, ये आपने नोट करना है कि प्राइमरी की साइड पे क्या है और सेकेंडरी की साइड पे क्या है। तो ये वाला जो करंट का लेवल है, ये फ्यूज का जो कंटिन्यूअस रेटिंग है ये वो वाला है। यानी फ्यूज जो है वो कितना कंटिन्यूअस करंट के जब वो ट्रिप ना करे कुछ भी तो वो बर्दाश्त करे, यानी। तो ये हमने FLA जो है ना वो ट्रांसफार्मर का देखना होता है। सो इट इज 52.49 ऑन द प्राइमरी साइड। और फिर यही नहीं बल्कि हमने इसका जो है वो 120% और फिर 115% इस तरह से उसमें लिया है। यानी 120 1.2 प्लस 1.5, सो इट बिकम्स 2.7 टाइम्स ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 2.7 टाइम्स जो है वो हम इसका जो है ना वो कंसीडर करते हैं। यानी जो फुल लोड करंट है उसमें 2.7% हम ऐड कर देते हैं। ये मैं आपको ना बुक से दिखाता हूँ दोबारा, ताकि वो चीज़ वाजे और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखेंगे इसने यहाँ पर ये बताया हुआ है, सी दिस लाइन, ये जो मैंने दी है, द कंटिन्यूअस रेटिंग ऑफ द फ्यूज मस्ट एक्सीड द मैक्सिमम ट्रांसफार्मर लोड, ठीक है। दोनों साइड्स पर, प्राइमरी की साइड पर भी ये बात कर रहा है और सेकेंडरी की साइड पर भी बात कर रहा है। So typically the fuse rating should be greater than 150% of the maximum load. अच्छा, इसने यहाँ पर 150% बताया वो जो मैं अभी आपसे जिस वैल्यू का जिक्र कर रहा था 120%, वो आगे फिर रिले का वो है। तो वो बहरहाल ये जो फ्यूज का है वो टिपिकली वो कह रहा है कि टिपिकली यानी कि गुड प्रैक्टिस ये है कि इट शुड बी ग्रेटर देन, यानी इससे भी आप ज़्यादा अगर रख लें, लेट्स से जैसे मैंने भी बात की है, आप अगर 200% भी रख लें तो यानी 2 टाइम्स ऑफ जो मैक्सिमम लोड करंट है, तो भी फ्यूज की कंटिन्यूस रेटिंग बिल्कुल ठीक आती है। तो बहरहाल मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 1.5 से आपने मल्टीप्लाई करना है फुल लोड करंट को, ये मतलब है उसका कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय द फुल लोड करंट
दिस वुड बी द कंटिन्यूस रेटिंग, और जो दूसरी रेटिंग है वो भी हम एक दफ़ा साथ देख लेते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो इसका जो इसकी इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी है वो मिनिमम मेल्ट से मिनिमम मेल्ट को जाहिर बात है वो इट शुड कैटर, ठीक है। तो वो ये बता रहा है यहाँ पे द मिनिमम मेल्ट प्रैक्टिस ऑफ द फ्यूज मस्ट कोऑर्डिनेट विद द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस ऑन द लो साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसको जो है वो हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये इट इज़ 52.49 एंड सेकेंडरी पे 175। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे जो है वो कैटर की है, ठीक है। मैं भी आपको फ्यूज की सेटिंग्स खोल के दिखाऊं। दिस इज रेटिंग, और आप लोग जो है वो यहाँ लाइब्रेरी से जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लाइब्रेरी में जाके आप, मेरा 11 केवी आ रहा था, ये मैं प्राइमरी साइड के फ्यूज की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मिनिमम वोल्टेज जो मिला वो 15 केवी मिला, तो ठीक है ये। और जो कंटिन्यूस एम्प यानी वो 1.5 से मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 71 आया। तो यानी ये मेरी सेटिंग है, ठीक है। यानी मेरी ये सेटिंग है, ये जो आपको नजर आ रही है 15 यानी 11 केवी की साइड है, तो 15 केवी उसका वो रेटिंग होगी फ्यूज की, और कंटिन्यूस एम्प जो है वो अब उसके 71 है, क्योंकि प्राइमरी की साइड पे जो मेरे एम्प्स आ रहे थे वो 50s में थे, उसका वो मतलब कुछ 1.5% लिया, तो वो तकरीबन इसके बराबर बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, इसके बाद है इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द फ्यूज। ये वो है जो आपने ट्रांसफार्मर से देखनी है कि ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट लेवल क्या है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए या यानी इस तरह से। तो वो हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर को आपने देखना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और बाकी जो ट्रांसफार्मर की सेटिंग्स हैं वो तो सिंपल है, वो भी मैं आपको बता दूं कि ये हमने पहले भी की हुई है। बहरहाल आपने यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज एंटर करना है, पावर रेटिंग एंटर करनी है। मैंने 1 MVA का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, और बाकी और कोई भी सेटिंग ना छेड़ें, क्योंकि ना ये हमारा कुछ इनिशियल लेवल है। अगर आप बाकी सेटिंग्स करते हैं तो वो फिर वो भी ठीक है, लेकिन कुछ फिर वो तफसील उधर चली जाती है। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं डी रेटेड MVA करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि हीटिंग की वजह से जो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, मैं उसको भी कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर 1 MVA का ट्रांसफार्मर है तो वो 0.8 MVA तो नहीं रह जाता कि जब वो हीटअप हो जाता है। तो ये वो बात है कि मैं इसीलिए यहाँ पर यूजर डिफाइंड पे ही मैंने क्लिक किया रखा है। आल्टीट्यूड 1 फीट रखे, क्योंकि ये पैड माउंटेड ट्रांसफार्मर है, यानी ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। एम्बिएंट टेम्परेचर मैंने एवरेज 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, और ये पहले से सेट। इम्पीडेंस में आप आए तो यहाँ पे टिपिकल Z/X/R, इसको आप क्लिक कर दें तो वो खुद ब खुद ही जो MVA है ट्रांसफार्मर का उसके मुताबिक वो ये ले लेता है। और ये वो कहाँ से लेता है, ये वो लेता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये इसीलिए जब हम उन्होंने इतनी सहूलत दी हुई है कि अगर आप टिपिकल Z/X/R को क्लिक कर दें तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव और जीरो वाली ये वैल्यू सारी खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। तो अभी हम अच्छा, जो टैप है, टैप में कोई भी नहीं फिलहाल कंसिडर कर रहा। ग्राउंडिंग जो है वो वाई वाई मैंने उसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर की है। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट डेल्टा वाई होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पर डेल्टा और यहाँ वाई होता है, तो मैंने इसको वाई वाई रखा। साइजिंग जो है उसको ना छेड़ें, प्रोटेक्शन में आ जाए। ये चीज़ आपने जो है वो नोट करनी है कि फॉल्ट ऑन द प्राइमरी साइड जो है वो कितना आएगा। सो दिस इज 0.954 और 954 एम्पेयर ऑन द प्राइमरी साइड, एंड सेकेंडरी साइड पे 3.18 किलो एम्पेयर। अब जो फ्यूज प्राइमरी साइड पे लगा हुआ है उसका वो जो इंटरप्टिंग वाली सेटिंग है वो आप इस वाली वैल्यू से थोड़ा सा बढ़ा रखें, ठीक है। यानी वो उसका जो इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी है जो फ्यूज की, वो जो ट्रांसफार्मर पर जो प्राइमरी साइड पर जो फॉल्ट आएगा वो इससे बड़ी उसकी सेटिंग होगी, और इसी तरह जो सेकेंडरी साइड का फ्यूज है उसकी सेटिंग इससे बड़ी होगी, जो 3.18 वाली वैल्यू, ठीक हो गया। तो ये वो वाली वैल्यूज हैं जो कि मैंने यहाँ पे जो है वो सेट की हैं। जैसे अब ये फ्यूज 2 है, फ्यूज 1 मैंने दिखा दिया, फ्यूज 2 जो है अब देखो ये उसकी वो 3.5 मैंने सेट कर ली इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, ये हो गई इनिशियल सेटिंग, ठीक है। इंटरप्टिंग का पता चल गया कि इंटरप्टिंग जो है यू हैव टू सी इट फ्रॉम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन वैल्यू, ठीक है। उससे बड़ी आपने ये वैल्यू जो है वो
सेट करनी है। बस इसको फिर आपने ओके कर देना है और फिर हम इसको जो है वो सिमुलेट करते हैं और बाकी की फिर जो चीज़ें हैं वो फिर वहाँ से मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, एक और बात जो है वो मैं आपको साथ में बता दूँ कि यहाँ जब आप प्रोटेक्शन पे आते हैं ना तो वो कर्व शो करता है, ये वो वाली कर्व है जिसका बुक में ना वो जिक्र कर रहा है। आपको याद होगा जब मैं वो पढ़ा रहा था कि जो ट्रांसफार्मर की जो कैपेबिलिटी कर्व है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर कैपेबिलिटी कर्व। ठीक है, तो वो इस सारे का जिक्र कर रहा था कि फुल लोड, ये देखें ये वो कर्व है, ये कर्व कितने सारे इवेंट्स से मिलकर बनी है। मतलब बुक में उसने इस कर्व को एक ही सॉलिड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, मगर वो खुद बुक में ये लिख रहा है और आप वो लेक्चर भी सुन लीजिएगा, वो पूरी तरह से अच्छी खासी मैंने उस पर बात की हुई है कि ये जो ट्रांसफार्मर की कैपेबिलिटी कर्व है, ये देखो एक वैल्यू इसी इसी कर्व की एक वैल्यू फुल लोड कैपेसिटी की, फिर ये शॉर्ट टाइम जो वो शो कर रहा है ये वो ओवरलोडिंग है जो शॉर्ट टाइम के लिए आती है। इन रश की यहाँ पर वैल्यू आ रही है देखना, ठीक है, और इन रश है कितना ये भी वो बता रहा है कि मल्टीप्लायर 8 लगा, यानी 8 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट, और वो आपके पास 419.9 प्राइमरी पे आता है हमेशा, इन रश प्राइमरी पे आता है, क्योंकि जब आप ट्रांसफार्मर को नो लोड पर स्टार्ट करते हैं जारी बात है तो वो एक हिस्टेरिसिस जो उसमें प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफार्मर में, या ओवरफ्लक्सिंग फिनोमेना हम इसको कहते हैं, इन रश को दूसरे, क्योंकि ट्रांसफार्मर फेराडेज लॉ पर काम करता है, ठीक है, डी फाइव बाई डी टी, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, तो ये ओवरफ्लक्सिंग फिनोमिना जो है वो होता है जिसकी वजह से इन रश करंट बन जाता है। तो ये 8 टाइम्स बनता है, जैसे मोटर में स्टार्टिंग करंट है, ट्रांसफार्मर में इन रश करंट, ये आप कह सकते हो सिंपली। तो वो इतना, और इसका ड्यूरेशन है 6 साइकिल्स। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और 1 साइकिल 20 मिली सेकेंड का है, तो ये 120 मिली सेकेंड्स बन जाते हैं, जिसके लिए ये आपके एम्प्स आएंगे, ठीक है, 120 मिली सेकेंड। तो ये जो पॉइंट है इन रश का ये बिल्कुल अलहदा है, यानी ये कर्व का हिस्सा नहीं बन सका, या मतलब वो जैसे आपने देखो अगर जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं, फिर हम उनको बहुत का छोड़ देते हैं, तो ये इस तरह का कुछ एग्जेम्पशनरी पॉइंट है इन रश का, जिसको उसने इसलिए यहाँ पर शो किया। फुल लोड एम्पेसिटी का भी एक उसने एक लाइन से शो कर दिया, क्योंकि उसके बाद जो शॉर्ट टाइम थर्मल है वो एक्चुअली मिल रहा है आपस में, ठीक है, उसके पॉइंट्स आपस में कुछ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से भी कर्व स्टार्ट हो सकती है लेकिन फिर वो उस तरीके से समझ नहीं आएगी, इसलिए उसने इसको यहाँ, तो शॉर्ट टाइम का मैं बता रहा था बैक टू दैट पॉइंट कि ये शॉर्ट टाइम वो फुल लोड करंट है जो कि हमने जिसको 150% ऑफ द फुल लोड कैपेसिटी सेट किया ना, ये वो वन थर्मल, ये जो उसने रेड से शो किया है, ये बहुत अहम चीज़ है, ये अनबैलेंसिंग की वजह से जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट आता है, ये वो चीज़, और ये हमने जब हम मोटर जनरेटर प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये वाला डिस्कस किया था, आई स्क्वायर टी इज इक्वल टू के, ठीक है, वो आप लेक्चर बेसिक सुन लीजिएगा, आई स्क्वायर टी इज इक्वल टू के, तो यहाँ पर जो के है उसकी वैल्यू उसने दे दी हुई है, इट इज 1250, ठीक है, तो उससे हमें टाइम पता चल जाता है कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट कितनी देर के लिए आएगा, ठीक है, अगर टाइम पता है तो नेगेटिव सीक्वेंस करंट की बाकायदा से वैल्यू पता चल जाती है कि वो क्या होगी। तो बहरहाल ये जो के है इसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट जो है वो डिजाइनर वैल्यू है कि उसको पता होता है कि ये क्या होगा, और ये थर्मल जो है ये जो रेड में शो किया है, अगेन दिस इज ड्यू टू द अनबैलेंसिंग नेगेटिव सीक्वेंस करंट। तो उसके बाद ये इनफ्रीक्वेंट फॉल्ट्स हैं जो कि मैकेनिकल टाइप फॉल्ट्स हैं, जैसे गैस का क्रिएट होना ट्रांसफार्मर में, ठीक है, और यानी अगर आपकी बकल्स रिलेट ट्रिप कर जाती है तो ये उस तरह का इवेंट शो कर रहा है, या आपकी वाइब्रेशन की वजह से कोर की मूवमेंट होती है, या एक फेज दूसरे फेज से पहले जितने फासले पर था अब नहीं है, तो ये बड़ी मैटर करती है चीज़ें, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से या जो साइड पे वाइब्रेशंस होती हैं, आपने नोट किया होगा कि इवन हम घर में बैठे होते हैं, बाहर कोई हैवी ट्रक आता है तो उसकी वाइब्रेशन भी घर में महसूस होती है, तो कई तरह की वाइब्रेशंस हैं, अर्थक्वेक भी है, वाइब्रेशंस हैं, मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो हैं, और फिर एक और सबसे बड़ी बात, ना भी कोई एक्सटर्नल हो तो इंटरनल कॉज ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है,
ठीक है, कि इस कदर हैवी वोल्टेज होता है और ट्रांसिएंट्स होते हैं, उनकी वजह उस वो जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस क्रिएट होता है वो भी वाइब्रेशंस कॉज करता है कोर में। पूरे वो जो एक बंडल बना होता है एक फेज का, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज बाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर रैप हुई होती है, वो पूरे का पूरा जो है ना वो वाइब्रेट करता है। तो ये फिर हम एक एक थ्रेशोल्ड लेवल लगाया होता है कि इससे ज़्यादा वाइब्रेशंस बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और फिर वो यानी कि एक अलार्म ट्रिपिंग नहीं होगी यहाँ पर किसी भी सूरत में। अलार्म एक हमारे पास इंडिकेट होगा कि दिस नीड्स टू बी चेक। ठीक है, तो वो प्रेशर ना ऑयल का ऊपर बन जाए या इस तरीके से, तो ये वो मैकेनिकल टाइप के फॉल्ट्स हैं। फिर ये जो फ्रीक्वेंट फॉल्ट्स और ये वाली जो उसने कर्व शो किया, ये तो वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये वो कर्व है जिसका ना वो मैंने लेक्चर में भी जिक्र किया था बाहर। तो इधर कुछ लंबा ही हो गया, लेकिन बहरहाल ये वो कर्व है, मैंने कहा ये मैं साथ में बता दूं क्योंकि मैंने उस वक्त ई टैप में खोल रहा था तो वो खुल नहीं सका था ई टैप में मेरा। तो अब हम इसको ना वो करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर फॉल्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें कि जो फॉल्ट है वो चूंकि सेकेंडरी की साइड पर हुआ है, इसीलिए जो मेरा सबसे पहली जो ट्रिपिंग हुई है वो जो डाउन स्ट्रीम फ्यूज है जिस साइड पर फॉल्ट हुआ है उसकी हुई है, और फिर ऊपर वाले फ्यूज की हुई है, और ऐसे ही होना चाहिए था। अब हम इसको सिलेक्ट करके इसकी कर्व देखते हैं जैसे कि उसने बुक में दिखाई है। ठीक है, इसको आपने इस तरीके के साथ सिलेक्ट करना है कि ये आपकी जो ब्रांच है वो सिलेक्ट हो जाए, और फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर क्रिएट स्टार व्यू। ठीक है, यानी ये जो ये ऑप्शन उसी वक्त वैलिड होगी जब आप ना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस पोर्शन को जिसकी आपने कोऑर्डिनेशन देखनी है आपस में। अब मुझे इन दो फ्यूजेस की कोऑर्डिनेशन देखनी है, तो मैंने ये ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया, वो कोई नहीं, वो इन्हीं फ्यूज की कोऑर्डिनेशन ही दिखाएगा। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया ना, तो ये वाली ऑप्शन उसी वक्त अपीयर हो गई यहाँ टॉप, क्रिएट स्टार व्यू। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो वो ये एक ये ग्राफ नजर आ रहा है आप लोगों को, या इसकी यस सर। स्क्रीन? हाँ ठीक हो गया, मैं समझा इसकी स्क्रीन ना अलग हो गई है। तो ठीक है, इसमें ये देखो कि इसको मैं और इधर लें, तो ये फ्यूज 2 है और दिस इज फ्यूज 1। ठीक है, तो जैसे बुक में उसने शो किया था, ये कोऑर्डिनेशन आपने बनानी है। जब मैंने पहली दफा सिमुलेशन चलाई, मैं अपना बताऊं, तो ये वाली जो कर्व है ये ठीक है, इससे फासले पे तो आ रही थी, मगर ये नीचे जाके ना इसके ऊपर ओवरलैप कर रही थी, जो कि ठीक नहीं है। यानी बुक में आपने देखा होगा एक अच्छा खासा फासला मेंटेन रहता है। अभी भी मेरी जो कर्व है वो कुछ एंड पे जाके मिल रही है, लेकिन मैं इसको इसीलिए कहूंगा कि ये ठीक है। उसकी रीजन ये है कि ये वाली जो मेरी फॉल्ट की वैल्यू है उस वक्त तक जो 1 पर यूनिट से इसने रिप्रेजेंट की है किसी हद तक, तो उसमें अच्छी खासी यानी कोऑर्डिनेशन, यानी पहले मेरा फ्यूज 2 ऑपरेट कर रहा है और फिर मेरा फ्यूज 1 ऑपरेट कर रहा है, और दोनों में कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ये फ्यूज की जो कर्व है ये दो लाइनों के साथ ही रिप्रेजेंट होती है, और जैसे बुक में उसने रिप्रेजेंट की है, जो नीचे वाली लाइन है, यानी ये मैं फ्यूज कर्व की बात कर रहा हूँ, तो ये डबल लाइन के साथ फ्यूज की कर्व हमेशा शो होती है। फ्यूज की जो कर्व है वो हमेशा डबल लाइन के साथ होगी। उसकी रीजन क्या है कि जो नीचे वाली कर्व होती है या जो नीचे वाली लाइन है वो मिनिमम मेल्ट होती है, और जो ऊपर वाली है वो फिर आपके पास आर्किंग कर्व कहलाती है। ठीक है, या मिनिमम मेल्ट टू मैक्सिमम मेल्ट टू आर्किंग। मैक्सिमम मेल्ट भी एक पॉइंट होता है, बहरहाल उसने यहाँ अगर नहीं किया तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फ्यूज की जो भी जब भी कर्व आएगी वो दो लाइनों के साथ रिप्रेजेंट होगी। दिस इज फ्यूज 2, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 रेड लाइंस, और उसके दरमियान में जो उसने ये हैश शो किया है वो टाइम शो कर रहा है कि मिनिमम मेल्ट से आर्किंग का एक स्पेसिफाइड और सर्टेन टाइम है कि लेट्स से अगर वो फॉल्ट या वो स्विचिंग क्लियर हो जाती है तो ये रिटर्न भी हो सकता है, फ्यूज ब्लो नहीं होगा, इट वुड। लेकिन अगर एक पॉइंट से वो आगे चला गया, वो जो हमने जैसे बुक में पढ़ा था ना, वो आप लेक्चर बेसिक सुन लीजिएगा जिसमें वो स्पीड रेशो बता रहा था
फ्यूज की एक स्पीड रेशो डिफाइन की जाती है, क्योंकि जो उसकी जो मिनिमम मेल्ट वाली ये कर्व होती है ना, वो भी दो होती है, एक नहीं होती। एक होती है कोल्ड वाली और एक होती है हॉट वाली। ठीक है, तो अम, ये बात है। तो ये वाला जो है ना, एक सर्टेन टाइम है इन दोनों कर्व्स के दरमियान कि फ्यूज कैन रिटर्न बैक फ्रॉम सम सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो अगर नहीं तो वो फिर आर्किंग की तरफ चला जाए। ओके, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, ये अब आपने सेटिंग करनी है, ये मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ। ये आपने सेटिंग करनी है अपने फ्यूज की, और वो कैसे आप करेंगे? आपको फ्यूज का मॉडल बेशक दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूज के मॉडल्स हैं, मैं आपको दोबारा अब उधर जाकर दिखाता हूँ जहाँ पर फ्यूज के मॉडल्स हैं। मैंने जो सेटिंग की थी वो इसी तरह कि मैंने फ्यूज का फिर मॉडल जो है ना, उसको मैंने फिर आगे पीछे थोड़ा सा किया। तो ये इस तरह से होता है। अगर आप ये सोचेंगे ना, लेट से कि जो मैंने देखा है कि अगर आप कंटिन्यूस ऐप में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे या इंटरप्टिंग कैपेबिलिटी में, वो कुछ भी नहीं बनना, क्योंकि देखें वो वैल्यूज तो फिक्स है। वो तो हमने ट्रांसफार्मर की वैल्यूज देखकर वो वैल्यू सेट कर ली है। अब जो चीज़ है ना, वो इस तरह की है कि अब आपको मॉडल कुछ फ्यूज का ऐसा लेना होगा कि उसकी ये जो कोऑर्डिनेशन आपको नजर आ रही है ना, ये बननी चाहिए। ठीक है, ये बात है। ये नहीं है कि हमारी सिमुलेशन चल गई है और पहले फ्यूज वन ट्रिप हुआ है, फिर पहले फ्यूज टू ट्रिप हुआ है, फिर फ्यूज वन ट्रिप हुआ है। इस तरह से नहीं, ये कर्व जो है ना, वो आपकी वैसी आनी चाहिए जैसे बुक में है, देयर शुड बी अ क्लियर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू फ्यूजेस। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से करना है कि ये वाला जो यहाँ पे जाके जो मॉडल है इसका, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। रेटिंग में जाएंगे ना, तो अब ये देखो, ये जो साइज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मॉडल्स है। ठीक है, ये सिर्फ यही मॉडल्स नहीं है, ये और भी मॉडल्स हैं, लेकिन मैंने फ्यूज आप सबसे पहले आप देखें कि आपको फ्यूज का केवी नजर आ रहा है, 4.16 केवी। जब आप लाइब्रेरी में जाके फ्यूज का एक खास केवी सिलेक्ट कर लेते हो और कुछ कंटिन्यूस एम्प सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो वो एक ना फैमिली खोल देता है फ्यूजेस की। अब मेरे पास जो फैमिली आ रही है वो जी जी वाली फैमिली है, G0305। ठीक है, G0305081012 एंड 14। ये फैमिली उस वक्त उसने मुझे दी है जब मैंने फ्यूज का ये वाला जो केवी है ये सिलेक्ट कर लिया और कुछ कंटिन्यूस एम्प सिलेक्ट किए, तो उसने मुझे ये वाली फैमिली जो है ना फ्यूज की, ये निकाल कर दे दी। ये देखो, ये ऊपर भी वो फिर इससे एक पूरी तरह से सिग्नेचर लिख कर दे देता है कि मैं इस वक्त जी फैमिली इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे वो ट्रांजिस्टर में होता है, आपने पढ़ा है, जो आपके बीजेटी ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसकी एक फैमिली होती है ना, और आपने अक्सर सुना होगा, अच्छा ये नहीं तो ये लगा लें, ये भी उसी फैमिली का है। तो ये वो इस तरह से है। तो जब मेरे पास कोऑर्डिनेशन नहीं आ रही थी, तो मैंने G14 सेलेक्ट किया हुआ था, तो वो ओवरलैपिंग हो रही थी दोनों फ्यूजेस। तो मैंने फिर G12 को सिलेक्ट किया, तो वो मुझे फिर मैंने G10 भी करके देखा, नहीं वो रिजल्ट नहीं मिला मुझे। लेकिन मैंने फिर G12 करके देखा तो मुझे वो रिजल्ट मिल गया तकरीबन। ठीक है, और फिर अच्छा वो मैंने वो सिलेक्ट किया, तो वो सेटिंग्स मेरी दोबारा से हुई है। तो कंटिन्यूस एम्प जो है वो फिर आपने सेलेक्ट करने हैं। बाज़ औक़ात आपके पास कंटिन्यूस एम्प वो नहीं आते, जो आपके वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए 30-40 एम्पियर का, या वो कोई ऐसे फर्क वाली बात नहीं है। तो आई गेस मैं इसको कैंसिल करूंगा तो वो सेटिंग मेरी नहीं लाएगी। लेट मी सी द सेटिंग।